हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं आपकी कोच सलोनी सिंह और आप देख रहे हैं स्नैप प्रीमियर लीग। तो बच्चा, स्नैप प्रीमियर लीग की खास बात क्या है? सिंपल सी तीन चीजें हैं भाई। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स की जमकर तैयारी कराई जाएगी, आपके प्रॉब्लम्स को क्लीन बोल्ड किया जाएगा एंड यस, आपके मोटिवेशन को जरा सा भी कम नहीं होने दिया जाएगा। सो विद दैट पॉजिटिव नोट, हम चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम से पहले आपके जितने भी एनसीईआरटी के केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और आपको क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका सिखा दे। और इसीलिए ये स्पेशली सीरीज लॉन्च की गई है, जिसके अंदर हम आपको एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक के कन्वर्जन्स, जितना पॉसिबल है हर चीज आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के वे में आप इन क्वेश्चंस को कैसे डील करें, किस तरह से सॉल्व करें, ये सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाएगी। तो विद दैट पॉजिटिव नोट, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगी। जो बच्चे सॉलिड स्टेट का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो लेक्चर सॉलिड स्टेट के सोल्यूशन पे अपलोड किया है, जहां पर मैंने इन टेक्स्ट के 19 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप वो विजिट करिए, जरूर देखिए, आपको वहां से बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड वी विल फर्दर मूव टू द एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन आल्सो। सो sit with your pen and paper and do solve with me, and trust me, kahin pe bhi problem aati hai, you can ask in the comment section, you can mail me, you can DM me, any way you can approach me for your doubts, for your queries. I will always help you out, don't worry. Okay, तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चा, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे आज के सेशन का। यू कैन सी एट क्वेश्चन नंबर 16। ओके, a compound is formed by two elements M and N. The element N forms CCP and atoms of M occupy one third of the tetrahedral void. What is the formula of the compound? अब ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, हमें पता है कि अगर CCP स्ट्रक्चर है या FCC स्ट्रक्चर है, तो जितने एटम्स या आयंस सीसीपी या एफसीसी स्ट्रक्चर्स बनाने में इन्वॉल्व होंगे, उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ठीक है, octahedral voids are equal to the number of atoms or ions involved in CCP and FCC ions formation. Correct? Okay. तो यहाँ पे बोल रहे हैं atom of M they form CCP structure. तो that consists of number of octahedral voids. तो ठीक है, M को मैं ले लेती हूँ यहाँ पर octahedral voids, number of octahedral voids को यहाँ पर N ले लेते हैं। करेक्ट? हमें पता है कि जितने भी octahedral void होंगे, tetrahedral void will be always equal to 2n number. करेक्ट? octahedral void अगर n है तो tetrahedral void 2n होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर the element n form CCP, सॉरी, element n CCP फॉर्म कर रहा है और उसके n नंबर ऑफ octahedral voids है, और जो element m है वो क्या कर रहा है? इट ऑक्यूपाई वन थर्ड ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बच्चा? 2n। करेक्ट? 2n का वन थर्ड ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि इस तरह से। अब देखिए आपके पास फॉर्म फाइनल स्ट्रक्चर क्या आया? n n and m, 2/3 of n, n cancel and you can write it as n3m2 type of formula. Yes or no? Correct? बहुत ही आसान था, किसी को कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। तो इसे और अच्छे से आप इस तरह से लिख सकते हैं, M2N3 टाइप ऑफ आपका मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। सिंपल है ना? आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल लिखा है एलिमेंट N फॉर्म CCP, CCP इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो N और इसके सबस्क्रिप्ट में N लिख लीजिए। एंड एटम M ऑक्यूपाई वन थर्ड ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो वन थर्ड ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 1/3 इंटू 2n। ठीक है, n cancel 2 3 and then you get the molecular formula. इस तरह के क्वेश्चन ना आपको 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 17। ओके, चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटाइस हैज द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी? पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन आपको आना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आई होप आपको आता है। तो भाई अगर आपने पैकिंग एफिशिएंसी की है तो आपको पता है कि अगर आपका स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 52.4%।
ठीक है। बीसीसी के लिए अगेन आपने अगर ये डेरिवेशन किया है तो आपको पता होगा कि बीसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी हो जाती है 68%, ठीक है। और लास्ट बचता है हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, एचसीपी, है ना। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए आपकी पैकिंग एफिशिएंसी नियरली 74% होती है। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके और कैसे पूछ सकते हैं, तो मेरे जैसा टीचर होगा तो ही विल आस्क यू, पैकिंग एफिशिएंसी नहीं पूछेगा आपसे, हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की है। मैं आपसे पूछूंगी कि अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछ रही हूँ, जो कि अक्सर आता है कि अनऑक्यूपाइड स्पेस किसका है या फिर कितना है, तो अनऑक्यूपाइड स्पेस निकालने के लिए जो भी इसमें से वैल्यू है 100 में से इनको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे सिंपल क्यूबिक का निकाल रहे हैं अनऑक्यूपाइड स्पेस, तो 100 माइनस 52.4, बीसीसी का निकाल रहे हैं तो 100 माइनस 68, एंड एचसीपी का निकाल रहे हैं तो 100 माइनस 74, दैट विल बी देयर अनऑक्यूपाइड स्पेस। सिंपल, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके 1 मार्क में मैक्स टू मैक्स जा सकते हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट्स क्लियर ऑल आउट। यस, जो अगला क्वेश्चन है बच्चा, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 18। An element with molar mass 2.7 into 10 to power minus 2 kg mole raised to minus 1 forms a cubic unit cell। यहाँ पर आपको एज लेंथ दी है, देखिए कैसे वैल्यूज को यूज करना है। ये आपका मोलार मास है ना, that is equal to 2.7 into 10 to power minus 2, and your edge length A is given to you as 405 picometer। मैंने आपको सिखाया है कि इसे किस तरह से आप सेंटीमीटर या फिर मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डेंसिटी आपकी केजी मीटर क्यूब में दी है तो हम पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड वी नो दैट 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 to power minus 12 मीटर, सो दिस विल बिकम 405 into 10 to power minus 12 मीटर। क्लियर, आसान था। ओके, डेंसिटी दी है आपको बच्चा, डेंसिटी इज 2.7 into 10 to power 3, 10 to power 3 दी है। व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि आपको बताना है कि ये बीसीसी है, एफसीसी है, सिंपल क्यूबिक है, और ये बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताती हूँ। तो भाई आपका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। ये फॉर्मूला तो आपने देखा ही है। इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन एक ना एक तो लिख के आएगा। इस फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और मैं जानती हूँ आप मेरे बच्चे हो, भाई मेरे स्टूडेंट्स हो, मैंने सिखाया तो आपको डेफिनेटली आएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सारी वैल्यूज इसके अंदर प्लेस करते जाइए। आपको z निकालना है, यानी नेचर ऑफ यूनिट सेल, तो z विल बी इक्वल टू d इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन मोलर मास, है ना। यहाँ पे अक्सर बच्चा वैल्यूज तो प्लेस कर लेता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए 2.7 इंटू 10 to power 3 डेंसिटी हो गई। आपका a क्यूब निकालना है तो दैट विल बी 405 का क्यूब इंटू 10 to power 12 3 जा 36, तो ये माइनस 36 हो जाएगा, ठीक है। इंटू एन ए तो 6.022, तो मैं 6.0 ही ले रही हूँ, इंटू 10 to power 23, 6.022 इंटू 10 to power 23, ठीक है। एंड एट द एंड ये मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये समझना है कि आपका एवोगैड्रो नंबर 6.0 होता है, इट इज 6.022 ओनली। ओके, व्हाट एल्स वी आर लेफ्ट विथ मोलार मास, तो 2.7 इंटू 10 to power minus 2, करेक्ट। ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, अरे वाह। और बाकी आपको जो भी निकालना है ना, इसी का क्यूब निकालना होगा। तो 405 का क्यूब निकाल लीजिए, इनटू पावर्स को देख लीजिए, ये 10 to power 3 है, ऊपर 2 गया, कितना हो जाएगा 10 to power 5, ठीक है। 10 to power 5 माइनस 36 एंड प्लस 23 और इंटू 6। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, बहुत ही आसान है। आपका सारा टाइम इसमें जाएगा 405 का क्यूब निकालने में, बाकी तो आप कर लेंगे बड़ी आसानी से। जब आप कर लेंगे इसे सॉल्व तो आपको आंसर क्या मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली 3.9 हो सकता है, 4.1 हो सकता है। तो भाई आपका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 4 आना चाहिए, और अगर आपका वैल्यू 4 आ रहा है बच्चा, तो सीधी सी बात है कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है,
FCC, face centered cubic unit cell. So that's all about this question. इस तरह का क्वेश्चन एक तो लिख कर आएगा, गारंटी है आपके मैम की. दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम इन दिस पैटर्न. वैल्यूज चेंज हो सकती है, हो सकता है आपको कुछ और निकालना पड़े, लेकिन पैटर्न यही रहेगा. ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं. आर यू रेडी टू सी द नेक्स्ट स्लाइड? ओह वाओ. ओके, अगर आप नेक्स्ट स्लाइड ध्यान से देखें, मैं आपको वो भी बता दूंगी, कई सारे क्वेश्चन इसमें से डिलीटेड पोर्शन में से हैं. सो अकॉर्डिंगली आई विल गाइड यू, सो डोंट वरी एट ऑल. When your ma'am is here, why to fear? Okay. What type of defect can arise? Defects are there in the syllabus. So, what type of defect can arise when a solid is heated? बच्चा, जब भी आप solid को heat करते हो, solid को heat करते हो, तो chances होते हैं vacancy defect generate होने की. कौन सा defect generate होने की? Vacancy defect. Which physical property is affected by it and in what way? अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सिंपल सी छोटी सी बात बताती हूँ. आपने जब भी किसी सॉलिड क्रिस्टल को हीट किया बच्चा, तो क्या होगा? वैकेंसी जनरेट होगी. ये देखिए, ये आपके क्रिस्टल्स थे, आपने इन्हें हीट किया, इसमें से एक अपना पोजीशन छोड़ के चला गया, वेकेंट स्पेस छोड़ के चला गया. इस तरह के डिफेक्ट को हम वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं. अगर ये अपने क्रिस्टल से बाहर निकल गया, तो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट होगी? डेंसिटी अफेक्ट होगा ना. डेंसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी बच्चा, क्योंकि आपका एक आयन या एक एटम बाहर निकल चुका है. सो वी कैन से व्हिच फिजिकल प्रॉपर्टी इज अफेक्टेड? तो डेंसिटी. एंड इन व्हाट वे? तो भाई डेंसिटी आपकी डिक्रीज हुई है. ये हो गया आपका आंसर. बहुत ही बढ़िया. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, what type of stoichiometric defect is shown by zinc sulfide? भाई जिंक सल्फाइड और AgBr. AgBr तो ऐसा एग्जाम्पल है, ये फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखाता है, फ्रैंकल भी दिखाएगा बच्चों, और ये शॉर्टकी डिफेक्ट भी दिखाता है. ठीक है, तो ये शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों दिखाता है. ZNS की बात करें तो बच्चा ZNS आपको फ्रैंकल डिफेक्ट देगा. कौन सा डिफेक्ट देगा? फ्रैंकल डिफेक्ट देगा. इस आंसर को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो भाई फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर जो दो आपके आयंस इन्वॉल्व होते हैं ना, उनके बीच में साइज का डिफरेंस ज्यादा होता है. तो यहाँ पे देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ जिंक एंड सल्फर, दैट इज जिंक एंड सल्फाइड, एंड दैट्स व्हाई दे आर शोइंग फ्रैंकल डिफेक्ट. बहुत ही आसान था क्वेश्चन, ये भी आपने क्लीन बोल्ड कर दिया है. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. So question number 21, my dear students, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. क्वेश्चन नंबर 21 थियोरी बेस्ड क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है. सो हम एक काम करते हैं, क्लियर ड्राइंग कर लेते हैं एंड वी विल मूव टू 21. तो भाई यहाँ पे पूछा गया है, explain how vacancies are introduced in an ionic solid when a cation of higher valency is added as an impurity in it. Wow. Now this question, to answer this question, I will make a beautiful diagram of crystal. ये देखिए, हम क्रिस्टल बनाने जा रहे हैं बच्चों. Let's take red colored crystal lattice points inside it. So here one, then okay, इसको undo करना पड़ेगा, है ना. We will take, it's better to take colorless one. Okay, 2, then you have 3, then you have 4, then you have 5, 6, 7, 8, and here 9, 10, 11. Imagine it like a crystal. थोड़ा सा डिफेक्टिव हो गया है हमारा क्रिस्टल, लेकिन अब समझने की कोशिश करिए मैं यहाँ पर आपको क्या बता रही हूँ. We will take some, I guess white color is better. ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा. एक्सप्लेन. हाँ, कहाँ गया? आयनिक सॉलिड विच हैव एनायनिक वैकेंसी. ओहो नहीं, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 था. ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर Na+ आयंस है, करेक्ट. Na+ आयन है, यहाँ पर Na+ आयन है, यहाँ पर Cl- है, यहाँ पर Cl- है. Na+ ऑल्टरनेट पोजीशन पे होता है. अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर कायदे से Cl- होना चाहिए, फिर से यहाँ पे Na+ होना चाहिए, Cl-, फिर यहाँ पे Na+, फिर Cl-, फिर यहाँ पे Na+, यहाँ पे Cl- और यहाँ पर Na+. इस तरह का आपका क्रिस्टल लेटाइस है. अब क्या हो रहा है, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड
अ कैटायन ऑफ हायर वैलेंसी। हायर वैलेंसी का कौन सा कैटायन इंट्रोड्यूस करना है बताइए? तो मैं स्ट्रॉन्शियम इंट्रोड्यूस करती हूँ, मैं SrCl2 ऐड कर रही हूँ क्रिस्टल में, ठीक है। इसमें जो स्ट्रॉन्शियम है उसकी वैलेंसी +2 है, और आपको पता है सोडियम की वैलेंसी कितनी है? +1, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्शियम अंदर जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्ट्रॉन्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, तो एक स्ट्रॉन्शियम अगर ऑक्यूपाई होगा, ये देखिए ग्रीन से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम ऑक्यूपाई हुआ है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्शियम, क्योंकि स्ट्रॉन्शियम एक ही जगह पर ऑक्यूपाई होके +2 चार्ज दे रहा है, इसीलिए ये दूसरा स्पेस वेकेंट हो जाएगा, समझ रहे हो? एक Na+ के बदले अगर मुझे Sr2+ लाना है, तो भाई मुझे 2Na+ यानी 2 सोडियम की प्लेस को वेकेंट करना पड़ेगा ताकि चार्ज न्यूट्रल रहे। अगर एक Sr2+ को मुझे अगर क्रिस्टल लेटाइस में इंट्रोड्यूस करना है, तो मुझे 2 सोडियम के आयंस को वहां से निकालना पड़ेगा, तब जाके चार्ज बराबर होगा, इसका भी +2 और इसका भी +2। तो देखिए मैंने 2 जगह से सोडियम को निकाला है, ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ, और उसमें एक जगह पे स्ट्रॉन्शियम को प्लेस किया बच्चा, तो ये वाला स्पेस कैसा हो गया आपका? वेकेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट कर सकते हैं सिंपली बाय इंट्रोड्यूसिंग एनी एलिमेंट विद द हायर वैलेंसी, ठीक है। A cation of higher valency is added as an impurity, leaving out a vacant space. Vacancy defect is generated. So that's how you can introduce a vacancy defect in any of the crystal. That's simple. बहुत ही आसान, क्लीन बोल्ड कर दिया है इस क्वेश्चन को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। We will clear this drawing out. And we are going to move to question number 22, my dear students. Yes, तो बच्चा अगले क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए मैंने आपके लिए स्पेशली डायग्राम बना दिया है। ये आपका NaCl क्रिस्टल है, ध्यान से समझिएगा, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। आपकी एकदम खुशी अंदर से रोम रोम खुशी से आपका पागल हो जाएगा, आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो, ठीक है। सुनो ध्यान से क्या हो रहा है। So ionic solid है which have oh this one is done, I'm sorry, 23 we are doing, no 22 we are doing, question number 22. Ionic solid which have anionic vacancy due to metal axis defect develops color, explain with the help of suitable example, ठीक है। तो हमने ले लिया है NaCl का क्रिस्टल। देखिए अब हम इसके अंदर मेटल एक्सिस डिफेक्ट कैसे जनरेट करेंगे। हम इस क्रिस्टल के ऊपर सोडियम के वेपर्स पास करेंगे बच्चा, किसके वेपर्स पास करेंगे? सोडियम के। ये देख रहे हैं क्रिस्टल के ऊपर जब आप सोडियम के वेपर्स पास करके इसे हीट करेंगे, ठीक है, तो होगा क्या? ध्यान से देखिए, इस सरफेस पर ये जो सोडियम है ये Na+ फॉर्म करेगा बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो Na+ है इसको स्टेबल होने का मांगता है, ठीक है, ये स्टेबल होना चाहता है। तो ये स्टेबल होना चाहता है तो ये बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है Cl- का, समझ रहे हैं। ये जो Na+ फॉर्म हुआ, कंटिन्यूअसली पहले आपने क्रिस्टल को सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट किया, हीट करते वक्त आपको Na+ आयन जनरेट होता हुआ दिखाई दिया। Na+ आयन अपने आप को स्टेबल करने के लिए Cl- आयन को ढूंढ रहा है। Cl- आयन कहां से मिलेगा? तो भाई क्रिस्टल वाला Cl- आयन देखो पगला गया है और वो चला गया Na+ के पास, और वो दोनों ने कंबाइन होके क्या बना लिया? Na+ Cl- के साथ कंबाइन हुआ और NaCl बना लिया। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये Cl- आयन यहां से निकल के इधर बाहर चला गया तो ये वाली स्पेस तो आपकी वेकेंट हो जाएगी ना, समझ रहे हैं। This space will be left vacant and this empty space which is generated, this is known as anionic vacancy, क्योंकि anion वहां अपनी जगह छोड़कर चला गया है। तो ये हो गई आपकी anionic vacancy बच्चा। और अब इस anionic vacancy को कौन ऑक्यूपाई करेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन देख रहा है भाई Na और Cl ने तो अपना घर बसा लिया, मैं अकेला रह गया हूं, मैं कहाँ जाऊं? तो वो सोचता है कि जो जगह Cl ने खाली छोड़ी है वो जगह मैं ऑक्यूपाई कर लूं। तो भाई एनायोनिक वैकेंसी को कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? इलेक्ट्रॉन। सो सच केसेस में
आप ये बोल सकते हैं कि जब भी एनायोनिक वैकेंसी को इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है तो ऐसे सेंटर्स को हम बोलते हैं एफ सेंटर्स, और जैसे ही एफ सेंटर्स जनरेट होते हैं वो उस क्रिस्टल को कलर इंपार्ट करते हैं। क्या करते हैं? कलर इंपार्ट करते हैं। तो भाई ये चीज सिर्फ NaCl के क्रिस्टल में होती है ऐसा नहीं है, इट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ KCl also, LiCl also, और इसी तरह से ये जितने भी क्रिस्टल हैं इनके अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। वायलेट कलर दिखाई देता है, पिंक कलर दिखाई देता है, येलो कलर दिखाई देता है। तो कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर्स। एफ सेंटर्स कैसे जनरेट हुए? एनायोनिक वैकेंसी को अगर इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर लिया तो उसे हम एफ सेंटर्स कहते हैं। एंड दैट्स हाउ यू कैन से दैट एनायोनिक वैकेंसी इज जनरेटेड ड्यू टू मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड इट गिव्स यू कलर। It gives color to your crystal. तो that's all about this concept. बहुत ही सिंपल था। I hope आपको बड़ा मजा आया हो समझने में। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली अगला क्वेश्चन जो है बच्चा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23. It is not in your syllabus this time. Magnetic property is not there. A group 14 element is to be converted into n-type semiconductor by doping it with a suitable impurity. n टाइप यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, तो हम उसे डोप करेंगे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, ग्रुप 14 को जब ग्रुप 15 से डोप करते हैं तो उसे n टाइप बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या ज्यादा होता है बच्चा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक है। तो कैसे हुआ ये सारी चीजें देखिए। अब आपके पास ग्रुप 15 का एलिमेंट है फॉस्फोरस, तो इसके पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5। और जो आपका ग्रुप 14 एलिमेंट है उसके पास 4 ही होंगे, 1 2 3 4। तो कायदे से अगर मैं फॉस्फोरस को ये ग्रुप 14 के किसी एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म करना स्टार्ट करवाऊं तो 1 2 3 और 4 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। पांचवा जो बॉन्ड है वो फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि 14 के पास तो वो 4 ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, टेट्रावैलेंसी शो करते हैं ग्रुप 14 के एलिमेंट्स, और फॉस्फोरस 5 फॉर्म करता है। तो फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा और उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता है, इसीलिए उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो ये सिंपल है। अगर पी टाइप आपको करना है तो आपको ग्रुप 14 को ग्रुप 13 एलिमेंट्स के साथ डोप करना होगा, तो तब आप उसे पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे, क्योंकि तब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, सिंपल है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, समझने का फेर है, बस वही समझ गए तो भाई क्या ही दिक्कत है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 24. What type of substance would make better permanent magnets, ferromagnetic or ferrimagnetic? Again, this is not included in your syllabus this time. चलिए तो लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई फेरोमैग्नेटिक के लिए पहला वाला बॉक्स बनाया है मैंने, और फेरीमैग्नेटिक के लिए दूसरा वाला बॉक्स बनाया। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है बच्चा, उसके जितने भी डाइपोल मोमेंट्स होते हैं या जितने भी डोमेन्स होते हैं, दे ऑल आर अरेंज्ड पैरेलल टू वन अनदर। देख रहे हैं, दे ऑल आर अरेंज्ड पैरेलल टू वन अनदर एंड हेंस दे एड अप टू द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी ज्यादा होगी। वहीं पे फेरीमैग्नेटिक में क्या होता है, फेरीमैग्नेटिक में there are unequal numbers of domains, you can see unequal number में होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन में बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाना आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। यस, देखिए ध्यान से। तो भाई इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर 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 ऊपर, भाई ये बहुत ही जोरदार वाला स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा एंड इट विल बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ये। लेकिन इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसका अगर मैं इससे कैंसिल कर दूं, इसका इससे कैंसिल कर दूं, इसका इससे कैंसिल कर दूं, तो वी कैन से देयर आर अनइक्वल नंबर्स ऑफ unequal numbers of domains in opposite directions, and that's why, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाले केस में कुछ डाइपोल मोमेंट्स कैंसिल हो जा रहे हैं, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विल बी स्लाइटली वीक। ठीक है, स्लाइटली वीक। तो ये केस हो गया आपकी फेरी का, फेरी, और ऊपर हो गया आपका फेरो का। यहाँ पे सब सेम डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, यहाँ पे अनइक्वल नंबर्स में कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होते हैं।
तो अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जनरेट हुआ भी तो वो कुछ की वजह से होगा और कुछ तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये थोड़ा वीक शो करेगा, दैट्स ऑल। भाई ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, हमने इस क्वेश्चन को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आर यू एक्साइटेड टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड माय डियर स्टूडेंट्स? आई थिंक यस, वी हैव स्टार्टेड द एक्सरसाइज। एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे आ गए हैं और आप पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिफाइन द टर्म अमॉर्फस सॉलिड्स। तो भाई अमॉर्फस सॉलिड्स आपको अच्छे से पता है। अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स व्हिच हैव irregular arrangement, solids which have irregular arrangement, irregular arrangement of the particles, ठीक है। इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, इरेग्युलर अरेंजमेंट होता है, चाहे वो एटम्स हो चाहे वो आयंस हो, in any way you can say. Give few examples of amorphous solid, so you can go on with number of examples, you can carry on all the polymers in this case. आप polymers में भाई simple plastic ले लो, plastic is the best example, silicon dioxide is the best example, all these examples you can take in this case. Let's move to question number 1.2, my dear students. What makes a glass different from a solid such as quartz? Under what condition could quartz be converted into glass? So let me tell you, बहुत ही आसान question. तो yes my बच्चा पार्टी, ये question भी बड़ा आसान है. What makes a glass different from solid such as quartz? तो बच्चा quartz क्या होता है? Quartz एक crystalline solid है. कैसा solid है? Crystalline solid है. Avoid the background noise. I'm so sorry, but हम कुछ नहीं कर सकते, बाजू वाले घर से ये आवाज आ रही है. So भाई quartz क्या होता है? Crystalline solid है. Crystalline solid का arrangement कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा ordered arrangement होता है. Correct? Okay. लेकिन यहीं पे अगर आप ग्लास की बात करते हैं तो ग्लास आपका कैसा सॉलिड है बच्चा? ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड, करेक्ट? तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया. अंडर व्हाट कंडीशन कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास? तो आप बोलेंगे मैम मुझे क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूं? सिंपल, एक काम करना होगा, पहले इसको हीट करना होगा और हीट करने के बाद रैपिडली कूल डाउन करना होगा. तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप क्रिस्टलाइन को अमॉर्फस सॉलिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, बहुत ही आसान था. गरम करिए क्वार्ट्ज को और फिर उसको ठंडा कर दीजिए, वो अमॉर्फस सॉलिड में यानी कि ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट्स वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 1.2 इज आल्सो डन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा. नेक्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी, हाँ जी, तो भाई क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स एज आयोनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर एंड अमॉर्फस सॉलिड्स. मॉलिक्यूलर के बाद नेटवर्क या कोवेलेंट या फिर अमॉर्फस सॉलिड है. देखो बहुत आसान तरीका बताती हूँ. आयोनिक ढूंढना है तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव आयन वाला पेयर ढूंढना पड़ेगा. तो हमें यहाँ पर LiBr दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका आयोनिक. और कौन दिखाई दे रहे हैं? अमोनियम फॉस्फेट, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी हो गया आपका आयोनिक, करेक्ट? अब देखिए अगर आपको कोवेलेंट ढूंढना है तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स ढूंढिए. तो सिलिकॉन कार्बाइड हो गया ग्रुप 14 का, ये हो गया आपका कोवेलेंट बच्चा, करेक्ट? ग्रेफाइट अगेन कार्बन का एलोट्रोप है तो ये भी आपका कोवेलेंट सॉलिड हो गया. सिंपल सिलिकॉन भी लोगे तो वो भी कोवेलेंट सॉलिड हो गया, करेक्ट? अब देखिए अगर मुझे ढूंढना है मेटालिक सॉलिड, तो मेटल कौन है भाई? तो ब्रास मेटालिक सॉलिड है, अलॉय है बेसिकली, तो ये मेटालिक हो जाएगा. और रुबीडियम भी आपका मेटालिक हो जाएगा, करेक्ट? अब कौन बचता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बारी आती है. यहाँ पर हमारे पास प्लास्टिक है, आयोडीन है, फास्फोरस है. तो बच्चा आयोडीन और फास्फोरस अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो आपके केसेस है I2 एंड P4, ये आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गए, करेक्ट? वैसे ही टेट्रा फास्फोरस डेकॉक्साइड, ये भी आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है, करेक्ट? और बच जाता है फिर आपके पास प्लास्टिक. तो प्लास्टिक भैया अमॉर्फस सॉलिड है, ये तो पता है, पॉलीमर है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्लासिफिकेशन में, आसानी से हो गया. लेट मी टेल यू, इसके अंदर ये जो मेटालिक सॉलिड्स थे ये 2016 में पूछा गया है, और ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है ये भी 2016 ऑल इंडिया के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है. तो बच्चों किसी भी क्वेश्चन को छोटा बड़ा मत समझना, हर क्वेश्चन को बराबर की इज्जत देना, नहीं तो एक मार्क बेमतलब में आपके चले जाएंगे. समझ रहे हो ना? बॉल को कभी भी आसान नहीं समझना है, ठीक है? यस, तो बच्चा नेक्स्ट वाला केस देखिए यहाँ पर ध्यान से. व्हाट इज मीन बाय टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर?
कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कोई भी एटम की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो नेबरिंग कितने एटम से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, यानी कितने सराउंडिंग एटम्स उसके आसपास है। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, सो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, व्हाट यू विल राइट, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स टू अ पर्टिकुलर एटम, दैट इज नोन एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, एक पर्टिकुलर एटम के आजू बाजू कितने एटम्स उसके क्लोज कांटेक्ट या क्लोज विसिनिटी में है, दैट इज नोन एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत ही बढ़िया। टू अ पर्टिकुलर एटम इन अ क्रिस्टल, दैट्स ऑल। What is the coordination number of atom in cubic closed pack structure? तो भाई cubic closed pack structure में आप hexagonal closed packing देखते हो, HCP, CCP, इन सब के केसेस में आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। डिटेल में आपको टेक्स्ट बुक में एक बार इनकी डायग्राम देखनी पड़ेगी, आप समझ जाएंगे कि भाई किसी भी सेंटर के एक मॉलिक्यूल को अगर मैं फोकस करूं, ठीक है, तो ये ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 एटम से सेम प्लेन में सराउंडेड है, ऊपर 3 एटम से और नीचे 3 एटम से सराउंडेड है, तो टोटल इसके पास 12 कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाते हैं। बॉडी सेंटर्ड में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर आई कैन मेक द डायग्राम फॉर यू। ठीक है, तो ये देखिए बॉडी सेंटर्ड में आपको पता है कि यहाँ पर एक एटम है, 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 यहाँ पर सारे कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, और साथ में बॉडी के सेंटर में एक एटम होता है। तो ये जो बॉडी का सेंटर वाला एटम होगा बच्चा, अगर उसे आप ध्यान से देखें तो वो कितने एटम्स के क्लोज कांटेक्ट में है, आई विल शो यू, जस्ट 1 मिनट। ये देखिए, दिस सेंट्रल एटम इज इन कांटेक्ट विथ 4, 1 2 3 एंड 4, 4 ऊपर से हैं इसके, 1 2 3 4, 4 इसके ऊपर से हैं, और 4 इसके नीचे से एटम इसके कांटेक्ट में, 4 ऊपर से 4 नीचे से, बीच में वो एटम है, तो टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8। So that's how you have to answer these questions. ये क्वेश्चन भी हमने जड़ से खत्म कर दिया है। Now we can move to next question. I would love to clear the drawing. And yes, are you ready to move to the next slide and next over? Let's go to the next question, and here it is on the screen. तो बच्चा next question 3 marks के लिए again a very important question. चलिए करके देखते हैं। तो क्या करना है, हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ यू नो इट्स डेंसिटी एंड द डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल, एक्सप्लेन। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे आप, ये डेरिवेशन है डेंसिटी वाला क्वेश्चन का कि वो फॉर्मूला कैसे आया। तो बच्चा डेंसिटी, अगर आप डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये हर बच्चे को पता है, बचपन से पता है। ठीक है, मास ऑफ किसका, किसकी बात कर रहे हैं आप, डेंसिटी अगर यूनिट सेल की निकाल रहे हैं तो मास भी यूनिट सेल का होगा, और नीचे वॉल्यूम भी यूनिट सेल का होगा, करेक्ट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चा, तो जब आप डेंसिटी निकाल रहे हैं, डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल। अब एक यूनिट सेल के अंदर बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, समझ रहे हो। अगर मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोल रही हूँ तो उसके अंदर 4 एटम होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर। अगर मैं बीसीसी बोल रही हूँ तो उसके एक यूनिट सेल के अंदर 2 एटम्स हो सकते हैं, समझ रहे हो। तो हमें उस तरह से, तो मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है तो एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम है वो भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वी विल राइट इट एज मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, करेक्ट। ओके, अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, हाँ जी, तो मास ऑफ 1 एटम डिवाइड बाय मास ऑफ 1 एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, ये तो आपको मास ऑफ यूनिट सेल दे देगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो उसकी जो भी एज लेंथ होगी उसका अगर आप क्यूब लेंगे तो आपको उसका वॉल्यूम भी मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में आप क्या लिखेंगे, आपका जो भी एज लेंथ होगा, यानी कि ए से अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं एज लेंथ, तो उसका क्यूब विल बी द वॉल्यूम। साथ ही साथ आपको इसे एवोगाड्रो नंबर से भी डिवाइड करना होगा। तो ये वाला जो सेक्शन है बच्चा, ये आपको क्या दे रहा है, मास ऑफ 1 यूनिट सेल। ठीक है, mass of 1 unit cell divided by volume of unit cell, that gives you density. So density will be equal to
Mass of one atom, you can take mass of one atom into number of atoms in a unit cell. You can mention it as mass of one atom as atomic mass. ठीक है, atomic mass into number of atoms in a unit cell Z से डिनोट कर दीजिए अपॉन एवोगैड्रो नंबर into A का क्यूब. तो ये आ गया आपका डेंसिटी का डेरिवेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, ये आपने कर लिया, हो गया. अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स. सो अगला क्वेश्चन है यस तो बच्चा इसके बेसिस पे आप आराम से एटॉमिक मास निकाल सकते हैं या फिर आप निकाल सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल यूजिंग दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन. तो ये डेरिवेशन आपकी टेक्स्ट बुक में भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जहां पे डेंसिटी का ये फॉर्मूला दिया है वहीं पे आपको ये डेरिवेशन दिया है. तो वो डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हुआ. अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं. तो स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट कमेंट. अरे भाई ये स्टेटमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है बच्चा कि हायर इज द मेल्टिंग पॉइंट, हायर इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस, हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल, हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल. ये फैक्ट है बच्चा, जितना मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा आप समझ लीजिए क्रिस्टल आपका उतना ज्यादा स्टेबल है. अब हमारे पास सैंपल किन किन चीजों के हैं? तो हमारे पास वाटर है, सॉलिड वाटर, इथाइल अल्कोहल है, डाइइथाइल ईथर है, मीथेन है. What can you say about the intermolecular forces between these molecules? स्टार्ट करते हैं मीथेन से. ठीक है, मीथेन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अगर देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई भी ऐसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि मीथेन नॉन पोलर है. करेक्ट. अगर आपका मीथेन नॉन पोलर है तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा वीक होता है. और अगर इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बच्चा लोएस्ट होगा. मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट अगर हम डेटा टेबल में चेक करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली -184 डिग्री सेल्सियस एंड इट हैज लो melting point due to non-polar structure. It has weak intermolecular force of attraction. Correct? ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई. अब इसके साथ साथ अगर मैं आगे बढ़ूं किसके ऊपर, मैं नेक्स्ट स्पीशीज के ऊपर यानी कि डाई इथाइल ईथर पे आगे बढ़ती हूँ. C2H5O C2H5, दिस इज योर डाई इथाइल ईथर. डाई इथाइल ईथर को अगर मीथेन के कंपेयर में देखूं तो इट इज क्वाइट पोलर. ठीक है, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट मैं डेटा चार्ट से देखूं तो मेल्टिंग पॉइंट इसकी अप्रोक्सीमेटली है -116.3 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, आपको डेटा टेबल नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन में तो आपको रेफर ही करना पड़ेगा. इन शॉर्ट ये स्पीशीज थोड़ा सा पोलर है, तो अगर उसके कंपेयर में पोलर है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट मीथेन के कंपेयर में मेल्टिंग पॉइंट इज हाई देन मीथेन. ठीक है, और मीथेन से अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो इसका क्रिस्टल मीथेन से ज्यादा स्टेबल होगा. समझ गए. इसके बाद आ जाता है आपका इथाइल अल्कोहल बच्चा. इथाइल अल्कोहल यानी कि आपका हो गया C2H5OH. करेक्ट. अब जो C2H5OH आप देखते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है -114 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ऊपर वाले के कंपेयर में इसका मेल्टिंग पॉइंट इज हाई. ठीक है, अब क्यों हम इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पर इथाइल अल्कोहल इज शोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इथाइल अल्कोहल इज केपेबल ऑफ शोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और लास्ट केस आ जाता है आपका वाटर बच्चा. तो वाटर का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, यू नो दैट इज योर 0 डिग्री सेल्सियस एंड इसका क्रिस्टल मोस्ट स्टेबल होगा. मोस्ट स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट और वी कैन से मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा होगा. एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. कैसे? तो वो इधर से इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ और अपने ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर के साथ. तो यहाँ पे भी वो फॉर्म कर सकता है. ये देखिए इस तरह से इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है, वैसे ही इसके साथ कंबाइन हो सकता है, इसके साथ कंबाइन हो सकता है. इस तरह से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करता है. तो इन शॉर्ट वी कैन से हायर इज द मेल्टिंग पॉइंट, हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल, वाटर हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. एंड लेट्स टॉक अबाउट देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो मीथेन हैज वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज द species is non-polar.
इथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, दे आर क्वाइट पोलर, बट इन तीनों के केसेस में वाटर सबसे हाईएस्ट एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है और इसीलिए उसका क्रिस्टल सबसे ज्यादा स्टेबल, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होगी. That's all about question number 1.6, my dear students. You can take the screenshots and we can move to the next question. I hope you all understood this concept. We can now move to the next slide. Let's move to the next slide and next over. Okay, so the question is, how will you distinguish between the following pairs of terms? We have hexagonal close packing and cubic close packing. ध्यान से देखिए, हमारे पास HCP है बच्चा एंड CCP स्ट्रक्चर है. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, यस बच्चा, तो ध्यान से देखिए आप इसको कैसे आंसर करेंगे. बहुत ही सिंपल है. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम फोकस करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में. तो भाई इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इस तरह की पैकिंग में जो आपका सेकेंड रो होता है स्फीयर का, दे आर प्लेस्ड इन डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो. तो ये आपका फर्स्ट रो हो गया. अब मैं सेकेंड रो के स्फीयर्स बनाने जा रही हूँ बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, ये डिप्रेशन है फर्स्ट स्फीयर का. ठीक है, ये डिप्रेशन है फर्स्ट रो के स्फीयर का, ये डिप्रेशन है फर्स्ट रो के स्फीयर का, ये डिप्रेशन है फर्स्ट रो के स्फीयर का. समझ रहे हैं? तो फर्स्ट रो के डिप्रेशन में जब आप सेकेंड रो के स्फीयर्स को प्लेस करेंगे, तो इस अरेंजमेंट को मान लीजिए ए अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को मान लीजिए बी अरेंजमेंट है. जो आपका थर्ड रो आएगा दैट इज सिमिलर टू द फर्स्ट रो. तो पहले रो जैसा ही आपका लास्ट रो आएगा. यानी कि अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूं, तो ये एक और लेयर बनाई मैंने और फर्स्ट रो जैसा ही सिमिलर मैंने स्फीयर स्पेस प्लेस किया उसके अंदर इस तरह से. ये देखिए पहला, और ये हो गया दूसरा, यहाँ पर हो गया तीसरा, यहाँ पर हो गया चौथा और यहाँ पर हो गया पांचवा. यानी कि जो आपका थर्ड रो है उसका जो आपका अरेंजमेंट है दैट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन. तो ये टाइप कैसा हो गया? एबी टाइप है ना. यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपका अरेंजमेंट एबी टाइप होता है. सिंपल, समझ गए? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोई डाउट नहीं रहा होगा. अब इसी तरह से हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग पे चलते हैं. बहुत आसान है वो भी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. We will clear the drawing and we will explain. तो ये इस बच्चा क्यूबिक क्लोज पैकिंग में देखिए, ये आपका फर्स्ट रो है. ठीक है, ये फर्स्ट रो के स्फीयर्स हो गए आपके. अब सेकेंड रो के जो स्फीयर्स होंगे वो फर्स्ट रो के डिप्रेशन में होंगे. तो इन दोनों का डिप्रेशन ये रहा, तो यहाँ पे प्लेस होगा वो. करेक्ट. तो ये आपका सेकेंड रो हो गया. जो थर्ड रो के स्फीयर्स होंगे दैट इज प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ सेकेंड रो. सेकेंड रो के डिप्रेशन में जो प्लेस हुआ वो आपका थर्ड रो हो गया. और जो आपका फोर्थ रो है बच्चा दैट इज सिमिलर टू द फर्स्ट रो. ठीक है, फर्स्ट रो के सिमिलर है आपका फोर्थ रो. ठीक है, तो ये अरेंजमेंट कैसी हो गई? बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो ये अरेंजमेंट ए है फर्स्ट रो की. इसके डिप्रेशन में आपका सेकेंड रो गया है, तो सेकेंड रो का अरेंजमेंट बी टाइप है. थर्ड रो का जो अरेंजमेंट है वो बी के डिप्रेशन में गया है, तो ये हो गया आपका सी. और जो फर्स्ट वाला है मतलब फोर्थ रो है दैट इज सिमिलर टू द फर्स्ट रो. तो हम बोल सकते हैं ये अरेंजमेंट कैसी हो गई आपकी? एबीसी टाइप अरेंजमेंट हो गई. और इस तरह की पैकिंग को हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग. बहुत ही सिंपल. तो ये फोर्थ रो फर्स्ट के सिमिलर होगा. जो आपका फिफ्थ रो आएगा, ये वाला फिफ्थ रो, ये सिमिलर होगा आपके सेकेंड रो से. ठीक है, और जो सिक्स्थ रो आएगा वो सिमिलर होगा थर्ड रो से. तो ये सिंपल हो गया लॉजिक क्यूबिक क्लोज पैकिंग का. आई होप यू अंडरस्टूड. तो भाई सेकेंड रो ऑफ स्फीयर इज प्लेस्ड इन डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो, third row sphere is placed in depression of second row, fourth row is similar to first row, fifth to second and sixth to third row. यानी कि सिंपल अरेंजमेंट हो गई क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर एबीसी टाइप की बच्चा. तो आई होप यू अंडरस्टूड. लेट्स मूव नाउ टू द नेक्स्ट slide, and our next slide and next question is, as you can see on the screen, how many lattice points are there in one unit cell of each of the following lattice. ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप FCC के लिए जाते हैं तो फेस सेंटर्ड पे एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड as well as at the face center, as well as at the
फेस सेंटर्स। तो भाई अगर मैं सारे एटम्स निकालूं तो एट दी कॉर्नर्स का क्या अरेंजमेंट हो जाएगा? एट दी कॉर्नर्स, सो देयर आर टोटल 8 कॉर्नर्स, और हर एक कॉर्नर पे जो एटम होगा वो उस पर्टिकुलर यूनिट सेल को 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा। 8 8 कैंसिल, तो ये 1 हो गया। एट दी फेस सेंटर्स, तो फेस सेंटर्स पे अगर बात करें तो टोटल हमारे पास 6 फेसेस हैं क्यूब के अंदर, और हर एक फेस की बात करें, मान लीजिए ये फेस है तो ये एक और यूनिट सेल, ये फेस 2 यूनिट सेल से शेयर हो सकता है, तो हम इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 हो गया, दैट इज 3। तो 3 + 1 4, तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल इफ इट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो 4 हो जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स फॉर एफसीसी। आसान था, ठीक है। फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल, नाउ दिस इज द ट्विस्ट। तो बच्चा फेस सेंटर टेट्रागोनल देख के आपको डर नहीं जाना है, बाउंसर है, गुगली है भाई, डरना नहीं है इससे। अरे भाई एफसीसी जहां दिख जाए आपको यही चीजें लिखनी है, चाहे वो टेट्रागोनल हो चाहे वो क्यूबिक हो। एटम्स आपके कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। फेसेस आपके चेंज होने वाले नहीं है, वो 6 ही रहने वाले हैं, तो आपका काम खत्म हो गया। तो दूसरे केस का भी आंसर यही होगा, डिट्टो एकदम इस केस जैसा ही। अब थर्ड पे आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारे लिए थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, बीसीसी की। बीसीसी के अंदर एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी सेंटर, एज वेल एज बॉडी सेंटर, ठीक है। अब बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है तो बॉडी के सेंटर वाला तो देखिए एट कॉर्नर वाले को तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 8 × 1/8, ये कैंसिल हो गया एंड दिस इज 1। एंड बॉडी सेंटर के पास अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो बॉडी के सेंटर में एक ही एटम रह सकता है और वो एक ही यूनिट सेल से शेयर हो सकता है, तो ये 1 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल विल बी 2 फॉर द केस ऑफ बीसीसी, दिस यू ऑलरेडी नो। तो ये हो गया सिंपली हमारा 1.8 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बच्चा। इसी के साथ वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 1.9 एंड दैट इज देयर ऑन द। यस, तो बच्चा मेटालिक सॉलिड और आयोनिक सॉलिड के बीच में सिमिलैरिटी भी बतानी है आपको और डिफरेंस भी बताना है। तो पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं। अगर आप मेटालिक सॉलिड की बात करते हैं बच्चा, तो इट कंसिस्ट ऑफ, मेटालिक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और आयोनिक सॉलिड के अंदर positively and negatively charged ions are present in crystal. So positively and negatively charged ions forms the ionic crystal, forms ionic crystal, correct। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस हो गया। अब मैं अगर इनकी सिमिलैरिटी की बात करूं तो सीधी सी बात है कि आप मेटालिक सॉलिड की बात करें या आयोनिक सॉलिड की बात करें, एक और चीज है इसके अंदर जो मैं आपको मेंशन करना चाहूंगी। तो भाई इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंस है, अरेंजमेंट का तो डिफरेंस है, लेकिन दोनों के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन है, दोनों के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन है। तो सिमिलैरिटी क्या हुई बच्चा? सिमिलैरिटी हुई कि दे बोथ पोजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों ही केसेस में सिमिलर होगा आपका, मेटालिक सॉलिड में और आयोनिक सॉलिड में। डिफरेंस होगा उनके अरेंजमेंट में, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस में। और साथ ही साथ अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो अगर आपकी मेटालिक सॉलिड की बात हो रही है तो वो किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ सॉलिड एंड मॉल्टन स्टेट, करेक्ट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड मॉल्टन स्टेट बोथ। लेकिन वहीं पे अगर मैं आयोनिक सॉलिड की बात करूं तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट ओनली, करेक्ट। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, ठीक है, क्योंकि मॉल्टन स्टेट में उसके आयंस फ्री होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। अब दूसरा है एक्सप्लेन आयोनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। अरे भाई आयोनिक सॉलिड हार्ड और ब्रिटल क्यों होते हैं? बिकॉज उनके पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयन के बीच में देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उसे सेपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और आप उन्हें सेपरेट करना चाहते हैं तो आपको उन्हें तोड़ना ही पड़ेगा, वो तो अलग नहीं होंगे, आपका सॉलिड क्रिस्टल टूट जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर हार्ड एंड ब्रिटल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड that is very difficult to break. So they basically break down, they are quite hard, and that's all about the answer. Let's move to the next question, my dear students. We will move to the next slide. Yes. Wow, now this is the question आपने इस चैप्टर में किया है, calculate the efficiency of packing in case of metal crystal for simple cubic, BCC and FCC. Let's start on a very positive note. बच्चा इसके लिए आपको क्या क्या आना जरूरी है? तो भाई आपको रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। मैं शुरू कर रही हूँ आपके लिए सिंपल क्यूबिक से, ठीक है। अगर आप सिंपल क्यूबिक का अरेंजमेंट देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, आई विल मेक द cube over here look like this, and here we have its edges, see this, great, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दो स्फीयर बना दूं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है, दो स्फीयर बना दिए मैंने बच्चों। अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो अगर आप स्फीयर को ध्यान से देखें, और ये वाला इसका सेंटर हो गया और ये वाला इसका सेंटर हो गया, और मैं इसको H और एक को H और एक को A कंसीडर करूं, ठीक है, ये वाले पॉइंट को, तो ये वाले पॉइंट को आप देख सकते हैं, इसका रेडियस r होगा और इसका रेडियस r होगा, और क्यूब की सारी लेंथ को यूनिट लेंथ को मैंने a कंसीडर किया है, एज लेंथ को। तो वी कैन राइट हियर a इज इक्वल्स टू 2r, करेक्ट, a इज इक्वल्स टू 2r, दिस a इज इक्वल टू 2r, करेक्ट। तो क्यूबिक के लिए अगर इतना आपको पता चल गया, फिर आपको पैकिंग एफिशिएंसी की फॉर्मूला अप्लाई कर देनी है। सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू volume occupied by all the spheres in the unit cell, all the sphere in unit cell divide by volume of one unit cell into 100, that will give you packing efficiency in percentage, correct? Okay, तो भाई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द स्फीयर्स इन द यूनिट सेल, और सिंपल क्यूबिक के लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है? तो इसके अंदर तो आपके जो स्फीयर्स है वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, तो 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ स्फीयर कितने हो गए 1, इंटू उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है बच्चा 4/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, तो इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा बच्चा, तो दैट विल बी इक्वल टू a क्यूब, ठीक है। तो और आपको पता है a इज इक्वल टू 2r, तो हम लिख सकते हैं 2r का क्यूब, खत्म। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4/3 यहाँ पे पाई आर क्यूब है, और ये 2 2 4 2 8 r क्यूब हो गया, r क्यूब कैंसल, you are writing 4/8 3 24, you can write it as 2 2 4 2 12 24 and 2 6 12, यानी कि pi/6 into 100। अब pi/6 में पाई की वैल्यू प्लेस करिए, 6 से डिवाइड करिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए, you will be getting it as 52.4% packing efficiency for the case of simple cubic unit cell। आसान था, सिंपल था, मजा आया, ठीक है। ऐसे ही करना है। अब हम बॉडी सेंटर्ड पे आगे बढ़ते हैं। we will clear the drawing, ठीक है, and we will do the same thing for BCC again। अब इसके लिए आपको डायग्राम बनाना जरूरी है, क्योंकि डायग्राम से हमें एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन पता चलता है, ठीक है। सो वी विल गो विद दिस ब्लैक एंड आई विल मेक इट हियर, थोड़ा अच्छा लगेगा इस साइड पे, ये देखिए। और हम इसको एक काम करते हैं, वी विल मेक द लाइंस। ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, 3 मार्क्स में अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम डेफिनेटली बनाना है बच्चा, ठीक है। अब मैं इसको मार्क कर देती हूँ, अंदर स्फीयर्स बना देती हूँ। आई विल यूज द स्फीयर्स, कौन से कलर का बनाऊं स्फीयर, येलो का बनाती हूँ, मजा आएगा, ठीक है। तो एक स्फीयर इस कॉर्नर पे बना, ओई यस, वेट, आई विल टेक द स्फीयर, हाँ। तो एक स्फीयर इस कॉर्नर पे बना लिया मैंने, ठीक है। इसको अंडू कर देते, थोड़ा बड़ा साइज में बनाते हैं। तो एक स्फीयर यहाँ पे बना लिया, और क्योंकि बॉडी सेंटर्ड है तो एक बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होगा ना बच्चा, और एक इस कॉर्नर पे बना लिया, किसी भी कॉर्नर पे बना लो यार,
अगर ये कॉर्नर ले रहे हो, ये कॉर्नर ले रहे हो, तो एक ये कॉर्नर ले लो, ठीक है, ये कॉर्नर ले लिया इस तरह से, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, बहुत ही मजा आएगा। एक स्फीयर इस कॉर्नर पे बना लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये इसका सेंटर रहा होगा बच्चों, ये इसका सेंटर रहा होगा, तो हम यहाँ से एक लाइन बना सकते हैं बॉडी डायगोनल की, करेक्ट। ये बाहर वाला है और ऐसे अंदर की साइड से इस तरह से आपका अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। और इस वाले सेंटर को मैं इससे कनेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा अरेंजमेंट। अब इसके अंदर एक चीज देख सकते हैं आप, वो क्या है, अगर मैं डायगोनल को मेंशन करूं यहाँ पर, दिस इज योर ए, दिस पॉइंट इज योर सी, एंड दिस पॉइंट इज योर एफ अज्यूम करिए, एंड दिस पॉइंट इज योर डी। अब जरा देखिए, अगर मैं AC को ध्यान से देखूं, ठीक है, सो दिस AC नहीं, AF, ठीक है। अगर आप AF को लेते हैं यहाँ पे कंसिडरेशन में, तो दिस AF विल बी इक्वल टू दिस R, ये स्फीयर को सेंटर में इमेजिन करिए, तो इसका R ये दो हिस्सों में होगा ना, बिकॉज उसका पूरा डायमीटर इंक्लूडेड है, तो दो रेडियस होंगे और एक यहाँ पर रेडियस होगा, यानी AF इज इक्वल टू बेसिकली 4R, करेक्ट, ठीक है। AF इज बेसिकली इक्वल टू 4R, और आपको अच्छे से पता है 4R, दिस 4R अगर मैं बॉडी डायगोनल निकालूं, तो हमें पता है दैट विल कम एज √3a, ये डायगोनल की वैल्यू √3a आती है, ठीक है। कैसे निकालिए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आपने बॉडी डायगोनल लिया और उसको √3a निकाला, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, तो यू विल गेट a इज इक्वल्स टू 4R बाई √3। ये रिलेशन अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इस केस में कितने होंगे, BCC के लिए 2 होंगे, एंड वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर 4/3 πr क्यूब होगा, डिवाइड बाई एज लेंथ यानी a क्यूब, तो 4R बाई √3 का क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2 into 4 πr क्यूब बाई 3, 16 4 जा 64 R क्यूब, एंड 3√3 हो जाएगा, ये R क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 3√3 into √3 3 into √3, okay. So basically we can cut this 3 and what you are getting it as 2 into 4 pi divide by 64, ऊपर √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप कर सकते हैं 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8√3 पाई बाई 64, ठीक है, 8 8 जा 64, तो √3/8 पाई into 100 करिए, एंड यू विल व्हेन यू सॉल्व दिस वैल्यू यू विल बी गेटिंग BCC के अरेंजमेंट के लिए आपको 68% ये मिल जाएगी वैल्यू। आसान था, BCC भी हो गया। चलिए अब थर्ड केस करते हैं, दैट इज योर FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके लिए भी हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो पहले हम डायग्राम यानी अरेंजमेंट देख लेते हैं किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। ये हो गया आपका क्यूब, इसके अंदर आप लाइंस बना दीजिए इस तरह से, फिर फेस का सेंटर ले लीजिए बच्चा, और वहां पर हम स्फीयर्स बना लेते हैं इस तरह से, ये देखिए। तो एक स्फीयर मैंने यहाँ पे बना लिया, एक ये फेस के सेंटर पे बना लिया, आई विल अनडू दिस एंड आई विल मेक इट प्रॉपरली, तो ये फेस सेंटर पे हो गया, और एक इस कॉर्नर पे हो गया, ठीक है। तो ये पूरा अरेंजमेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे, so I can make a line in between this line which is connecting this, and this is also equal to 4R, correct. This is your radius number 1, यहाँ पे 2 रेडियस आ जाएंगे और यहाँ पे एक रेडियस, तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका AC है, this AC is equals to 4R, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि this AC is also equal to √2a, कैसे निकाला आपने, तो ये अगर AB रखते हैं तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर होता है। AB आपका A है, सारे एज लेंथ तो A ही होते हैं, तो ये A स्क्वायर हो गया प्लस A स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू AC आपको निकालना है, तो इसको इस तरह से, तो ये निकल गया 2a का स्क्वायर का रूट, तो आपका AC निकल गया √2a, उसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, AC इज इक्वल्स टू √2a बच्चा।
तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 4r इज इक्वल्स टू √2a, और फिर यहाँ से आप a के टर्म्स में आंसर लिख सकते हैं 4r/√2। ये r और a के बीच में रिलेशन हो गया FCC के लिए। अब इसे पैकिंग एफिशिएंसी में प्लेस करिए। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन FCC is 4 multiplied by 4 into volume of each sphere 4/3 pi r cube divide by 4r/√2 का cube, correct? So you are getting 4 into 4 pi r cube by 3 into 4 4 is 16, 16 4 is 64, 64 r का cube into 2√2, r cube cancel, ठीक है? और ये हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपको मिल जाएगा 74% पैकिंग एफिशिएंसी। इसको 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तब जाके आपको ये आंसर मिलेगा। और इसी के साथ हमने बहुत ही चालाकी से 10 क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। लास्ट थर्ड सेशन होगा सॉलिड स्टेट का, जिसमें ये एक्सरसाइज को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, take care my dear students. I would love to clear this drawing out, and yes, we will start sharing. And yes my dear students, तो I hope आपको सेशन में बड़ा मजा आया होगा। इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। स्पेशली एनसीईआरटी के इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन करके ही आप काफी कॉन्फिडेंस गेन कर लेंगे। तो आई होप कि आपको इन वीडियो से काफी बेनिफिट मिल रहा हो। अगर मिल रहा है ना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। और इसी तरह और भी फ्री स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक डाउनलोड करके इसे प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अनलिमिटेड फ्री यूज कर सकते हैं। आपको सारा स्टडी मटेरियल इस पे फ्री मिल जाएगा। सो बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, stay happy, stay healthy, stay चाणक्य। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।